अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने अपना कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वो प्रोसेस कैसे होता है उसको आपने वीडियो के थ्रू आपने उसको देख लिया होगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कुछ हमारे पास क्या है, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम किस तरह से चार्ज करते हैं और कैपेसिटर को फिर हम डिस्चार्ज किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इसकी चार्जिंग के बारे में बात करते हैं कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है। तो आपने अगर वीडियो देखी है तो मैं इसकी लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर हम उसको किस तरह से चार्ज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हुई थी। ये हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर है और हमने ये भी कहा था कि इस वक्त ये न्यूट्रल है। ये कैपेसिटर जो है न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब इन दोनों प्लेट्स को हमने किसी सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया था। तो कनेक्ट हमने किसके साथ किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाली प्लेट जो है, इस बैटरी का क्या काम होगा, बैटरी इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर एक वर्क डन करेगी। यहां से नेगेटिव चार्जेस को, यहां से नेगेटिव चार्जेस को उठा के इस पूरी लाइन के हिसाब से फिर यहां पे जाके क्या करेगी, ये इसको डिपॉजिट करेगी। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के ये मूव करा के इस पोटेंशियल की वजह से मूव करा के कहां पे होगा, ये यहां पे जाके डिपॉजिट होगा। जैसे ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पे डिपॉजिट होगा तो यहां पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोसेस हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में पहले से किया हुआ है। इसी हिसाब से जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, बैटरी अपना प्रोसेस जो है वो करती रहेगी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से उठाएगी तो फिर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो जाहिर सी बात है बैटरी को थोड़ा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी हिसाब से ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। शुरू में बैटरी क्या करती है, रैपिडली इसको वो करती है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है, वो आके यहाँ पे डिपॉजिट करा देती है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे एक्सेस ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना हो जाते हैं, तो फिर बैटरी के ऊपर लोड बढ़ जाता है और बैटरी इसके ऊपर और ज्यादा वर्क डन करती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जब इस तरह से होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा। अब जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो जितना इसका पोटेंशियल होगा, इस बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा, फर्ज करें कि इसका पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट्स अगर इस प्लेट्स के अंदर, अगर हम इसके साथ इन पैरेलल प्लेट्स के साथ अगर कोई वोल्टमीटर यहाँ पे लगा दे, इसको कनेक्ट कर दे किसी वोल्टमीटर के साथ, इस तरह से अगर मैं वहां पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो फिर यहाँ पे अगर ये मुझे शो करेगा 10 वोल्ट्स, तो जब 10 वोल्ट शो करेगा तो वहां पे जब ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू भी अगर 10 वोल्ट है और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हो गई है उसका वैल्यू भी अगर 10 वोल्ट है, तो उस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू, जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों के अंदर, इसके अंदर भी, प्लेट्स के अंदर भी जो चार्ज स्टोर्ड हो गए, तो उसका अगर मैंने पोटेंशियल मालूम किया, मैंने अपना वोल्टमीटर की वजह से जब इसको मैंने मालूम किया तो यहाँ पे मुझे 10 वोल्ट शो हो रहा था। तो बैटरी का जो पोटेंशियल था वो भी अगर 10 वोल्ट का था, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस सूरत में ये क्यू नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वैल्यू। जब ये दोनों इक्वल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही वोल्ट का हो और कैपेसिटर के अंदर चार्जेस भी उतने ही वोल्ट्स के हों, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू, जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस थोड़ा इस डायग्राम की तरफ देखें आप,
तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, दिस इज प्लस और ये माइनस। इसके साथ, इस कैपेसिटर के साथ एक और चीज हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटर सी है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है, दैट इज एस, यहाँ पे स्विच को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी पॉइंट बी है और ये इसकी पॉइंट ए है। अगर मैं इस स्विच को, क्योंकि इस वक्त स्विच ऑफ है, अगर मैं स्विच को इसके साथ कनेक्ट करता हूं, इसके साथ ऐसे मैंने अगर इसको साथ कनेक्ट कर लिया, तो अब क्या हो गया, ये पोटेंशियल के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये सर्किट आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे इस कैपेसिटर को ये पोटेंशियल क्या करेगा, चार्ज करना शुरू करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये प्रोसेस बताया कि जैसे जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वो लेती जाएगी बैटरी, वहां पे जाकर दूसरी प्लेट में डिपॉजिट करेगी, तो ये प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, जब ये ऐसे होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहां पे जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या होगा, कैपेसिटर आपका जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू में जब ये प्रोसेस शुरू होता है, चार्जिंग का प्रोसेस जब शुरू होता है, तो शुरू में ये रैपिडली चार्ज करता है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, जल्दी जल्दी इसको मूव कराता है और जाके वहां पे इसको डिपॉजिट करता जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस ज्यादा हो जाती है, उस सूरत में आपके पास क्या होगा, आपके पास वहां पे बैटरी को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। उस सूरत में वो प्रोसेस क्या हो जाता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर उसके दरमियान हम किसको देखें, एक ग्राफ को देखें, तो आप देखें कि यहाँ पे हमने दो एक्सिस यहाँ पे बनाई है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने इसके इक्विलिब्रियम वैल्यू को लिया है, दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, चार्ज और टाइम के दरमियान हम क्या करेंगे, एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ का बनाने का मकसद क्या है, ताकि हमें यहाँ पे पता चल जाए कि किस तरह से टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर वो जो चार्ज उसके अंदर स्टोर हो गई, वो कैपेसिटर जैसे अपना फुली चार्ज हो गया, तो उसका ग्राफ जो है वो एक्चुअली वो कैसे बनेगा। तो शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रेट में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रैपिडली क्या कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऐसा ऐसा ग्राफ क्या करेगा, ये इस तरह से स्लोप इसका बन जाएगा और ये ऐसा ऐसा इस सूरत में यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में उसने रैपिडली इसको चार्ज किया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे एक्सेस ज्यादा हो गई, उस सूरत में ग्राफ क्या कर गया, एक कर्व की सूरत में उसने अख्तियार कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर आपके पास। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि शुरू में स्ट्रेट में होगा ग्राफ यहाँ पे, क्योंकि ये रैपिडली चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती जाएगी दूसरी प्लेट के अंदर, तो वहां पे अपना रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी और इस सूरत में ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से वो स्लोप के अंदर आ जाएगा। अब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरसी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरसी। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू आर इंटू सी। तो आर यहाँ पे इस रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो सी यहाँ पे इस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। किसी भी कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए कम से कम 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं, 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने चार्ज को लिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर जब हम टाइम के हिसाब से उसको हम चार्ज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर इस कैपेसिटर का तकरीबन 63% जो है वो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर वो चार्ज हो जाता है।
इसी हिसाब से फिर अगर सेकंड टाइम कांस्टेंट की बात की जाए तो तकरीबन इसका 80% जो है वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिर अगर थर्ड टाइम कांस्टेंट की बात की जाए तो तकरीबन 88 या 90% तक वो हो जाता है। इसी हिसाब से फिर अगर मैं फोर्थ टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो वो तकरीबन 90-95 तक आपका जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं लास्ट फिफ्थ टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग जो है वो उसको, क्योंकि पहले वाला प्रोसेस जो होता है वो रैपिडली प्रोसेस होता है। उस रैपिडली प्रोसेस के अंदर एकदम से वो 63% पे आ जाता है। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर वो 63% पे आ जाता है। फिर इसका प्रोसेस क्या हो जाता है, क्योंकि ग्राफ आपका देखें कि यहाँ पे कर्व में आ रहा है, एक स्लोप सा बन रहा है, तो उस सूरत में उसकी जो चार्जिंग होती है वो टाइम कांस्टेंट जो होता है, फिर उसमें क्या होता है वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। अब स्लो क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन इसका पहले से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया। अब यहाँ पे एक दूसरा, अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटर लिया है, अब उसको भी हम चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है इस वाला जो है वो स्मॉल आरसी है इसका, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कम है। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसके हिसाब से देखूं तो यहाँ पे इसका जो है वो लॉन्ग आरसी कहलाएगा। लॉन्ग आरसी, आरसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टी इज इक्वल टू आरसी। तो अगर यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, कुछ ज्यादा से इसमें इतनी कर्व नहीं है, इस तरह से वो है, तो इस सूरत में इसका लॉन्ग आरसी होगा और इस वाले ग्राफ का आपका क्या होगा, स्मॉल आरसी होगा। अगर इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि सर्किट के अंदर हमारे पास एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। फर्ज करें कि हमारे पास छत पे एक टैंकी होती है, टैंकी को भरने के लिए हम मोटर चलाते हैं। अब मोटर के थ्रू उसकी टैंकी के अंदर जो है वो पानी भरा जाता है। अब डिपेंड करता है कि उस टैंकी की साइज जो है वो कितनी है। जाहिर सी बात है, अगर इसकी साइज ज्यादा होगी तो उसको भरने में, इसको फुली इसको फिल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर अगर उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, बड़ी के साथ थोड़े हिसाब से उसकी कम होगी, तो जाहिर सी बात है फिर वहां पे टाइम आपका कुछ कम लगेगा। दूसरा डिपेंड करता है इसके पाइप के ऊपर। अगर पाइप थोड़ा सा ज्यादा एरिया वाला होगा तो उस सूरत में पानी की क्वांटिटी वहां से ज्यादा आएगी और टैंकी जो है वो जल्दी भर जाएगी। लेकिन अगर पाइप की साइज छोटी होगी, पतला सा पाइप होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें पानी की क्वांटिटी कम आएगी और टैंकी को भरने में टाइम कुछ ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है तो ये इसका वही काम है। अगर रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इसको फुली चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे कम होगा तो उस सूरत में ये चार्ज जल्दी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस जो आपको मैंने बताया कि स्मॉल आरसी और लॉन्ग आरसी, ये इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रजिस्टर का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, इसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका आरसी का वैल्यू जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो उसमें आरसी का वैल्यू आपके पास क्या रहेगा, वो स्मॉल रहेगा। तो ये जो आपके पूरा कॉन्सेप्ट था, अपना कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर था, वो हमने चार्जिंग की बात की कि हम किसी कैपेसिटर को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट में जो 63% है वो रैपिडली चार्ज करता है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे ये, वैसे ये इक्वल होता है 0.63 की, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63% हो जाएगा। तो रैपिडली चार्ज 60% तक 63% तक आता है। तो बाद में इसका प्रोसेस, क्योंकि ग्राफ में एक कर्व सा आ रहा है, तो उस सूरत में इसका प्रोसेस जो है, चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट के हिसाब से हमने क्या देखा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरसी। आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और सी इसकी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो टी इज इक्वल टू आरसी की इक्वल होगा। इसी हिसाब से हमें पता है कि टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस है। अगर मैं इसके यूनिट को देखें, क्या वाकई आरसी, क्योंकि 1 सेकेंड अगर टाइम का यहाँ पे हम यूनिट लिखें तो ये सेकेंड होगा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। और यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस को हम किस तरह से वो करते हैं,
व्हाट्स द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरेड होता है। तो 1 ओम इंटू 1 फैरेड आपका इक्वल होता है किसके? 1 सेकेंड के। क्या आप इसको प्रूफ कर पाएंगे? क्या वाकई 1 ओम इंटू 1 फैरेड जो होता है वो 1 सेकेंड के इक्वल होता है? आगे जाके इस चीज को भी हम अच्छी तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस चीज की? डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का प्रोसेस आपने अच्छी तरह से देख लिया, उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग होती है वो डिस्चार्जिंग किस तरह से होगी। ये जो मैंने शुरू में आपको सर्किट दिखाया था, तो यहाँ पे पॉइंट बी भी है, पॉइंट ए भी है और ये इसका स्विच है। पहले हमने स्विच को किसके साथ कनेक्ट किया था? पॉइंट ए के साथ। तो यहाँ पे इसके साथ मतलब ये कैपेसिटर इस पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा? तो यहाँ पे इस स्विच को हमने कनेक्ट करना होगा इस पॉइंट बी के साथ। अब यहाँ पे ये कट ऑफ हो गया, पोटेंशियल यहां से निकल गया। ये जो बैटरी थी चार्ज करने के लिए, अब हमने क्या किया? इस बैटरी को यहां से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? अगर उसकी जगह पे यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया, रजिस्टर भी लगाने दें या इसकी जगह पे अगर हम कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो अब जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसने डिपॉजिट कराए थे, बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डिपॉजिट कराए थे, तो अब क्या होगा? क्योंकि अब पोटेंशियल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल को हमने कट ऑफ कर दिया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे अब वो यहां से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ये यहां से रिमूव होना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई लोड है आपके पास, इस रेजिस्टेंस में कोई लोड, कोई बल्ब वगैरह आपके पास है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होके मूव करते हुए कहाँ पे चले जाएंगे? इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे। तो पॉजिटिव प्लेट के क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो ये प्रोसेस ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रैपिडली जल्दी जल्दी से यहां से क्या करेंगे? निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पे डिपॉजिट हुए थे। अगर पोटेंशियल हम इसमें से निकाल दें, इस सर्किट में से हम पोटेंशियल निकाल दें, इस बैटरी को हम निकाल दें, तो उस सूरत में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स वापस आना शुरू, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। वो जाके किसके पास चले जाएंगे? इसके पास चले जाएंगे, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास जब जाएंगे तो ये इनको क्या करेंगे? ये इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। और थोड़ी देर के बाद जैसे हमने पहले प्रोसेस तो रैपिडली होगा यहाँ पे भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो होता जाएगा। जैसे हमने चार्जिंग का प्रोसेस देखा था, तो इस तरह से डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से होता है। तो ये भी आएगा, तो ये नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे? वो न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे। तो आप जब देखोगे, अगर इसके साथ आप कोई वोल्टमीटर लगा के देखोगे, तो ये आपको 0 वोल्ट शो करेगा। इसका मतलब है अब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो गया, अब इसके अंदर कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज होगा। जैसे पहले हमारे पास ये न्यूट्रल था, कोई इसके अंदर चार्ज नहीं था, तो इस सूरत में यहां पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? ये इस तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर हम इसके ग्राफ की बात करें डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में, तो ग्राफ इस सूरत में टाइम कांस्टेंट के हिसाब से, तो सबसे पहले जो हमने चार्जिंग इसको शुरू की थी तो रैपिडली चार्ज 63% तक, उसके बाद इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे भी 63% तक आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और बाकी का जो प्रोसेस होगा इसका, वो भी इस तरह से ग्रेजुअली स्लो स्लो होता जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं? उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग का प्रोसेस भी आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको चार्ज किया, वो प्रोसेस हमने पहले से स्टडी किया हुआ है। उसके हिसाब से अब जो मैंने आपको बात की थी टाइम कांस्टेंट की, दैट इज सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट, टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेकेंड है, और वो ये 1 सेकेंड जो होता है 1 ओम इंटू 1 फैरेड के इक्वल होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे क्या वाकई ये 1 ओम इंटू 1 फैरेड आपका किसके इक्वल होगा? क्या आपका वो टाइम के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है या नहीं है? अब यहां पे हम लिखते हैं कि t
इज इक्वल टू आर इंटू सी, क्योंकि टी टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और टाइम कांस्टेंट क्या है, ये प्रोडक्ट है आर सी का। आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। अगर R को यहां से हम बाहर निकाल दें, R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V अपॉन I के इक्वल हो जाएगा। तो R की जगह पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज V अपॉन I। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का फार्मूला भी हमारे पास याद है हमें, दैट इज Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर C को हम निकालें देन Q अपॉन V के इक्वल हो जाएगा। तो Q C का वैल्यू यहां पे आपके पास क्या है, दैट इज Q अपॉन V। तो इंटू यहां पे लिखते हैं Q अपॉन V, ये V कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं दैट इज T इज इक्वल टू V भी यहां पे कैंसिल हो गया, तो यहां पे Q अपॉन I आपके पास आ गया। तो Q चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। मैंने ऊपर कूलम लिख दिया, इस चार्ज का यूनिट मैंने लिख दिया। आई यहां पे क्या है, करंट है। करंट किसके इक्वल होता है, करंट को अगर यहां से बाहर निकाल दें, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर के इक्वल। या अगर मैं करंट को डिफाइन करना चाहूं तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने आगे जाके इसको पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको करंट को स्टडी नहीं किया। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर करंट को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो करंट का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर टाइम के हिसाब से जो चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट आपका किसके इक्वल होगा, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई की जगह पे यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां पे हम लिखते हैं क्यू अपॉन टी। क्यू का यूनिट क्या है, कूलम है, तो यहां पे लिखेंगे कूलम, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या है, यहां पे टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो कूलम कूलम तो यहां पे कैंसिल हो गया, सेकेंड नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये टाइम का जो यूनिट है सेकेंड इज इक्वल टू, यहां पे भी आपके पास क्या आ रहा है, यहां पे भी आपके पास सेकेंड ही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने यहां पे देखा दैट इज टी इज इक्वल टू, जो टाइम कांस्टेंट है इज इक्वल टू आर सी। तो टाइम 1 सेकेंड जो होता है, सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओम इंटू 1 फेरेड। अब 1 ओम इंटू 1 फेरेड आपने देखा कि वो किसके इक्वल आ रहा है, वो सेकेंड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये जो डेरिवेशन है, ये जो फार्मूला यहां पे बनाया गया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप उसके हिसाब से जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने किया, तो वहां पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पे भी वही 63% रैपिडली, जो सबसे पहले जो इसकी चार्जिंग होगी यहां पे, वहां पे वो भी 63% तक पहले रैपिडली चार्ज करेगा। क्योंकि 63% क्या है, वो कौन सा वैल्यू होता है, वो इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है। जब आप इसको चार्ज करना शुरू करते हो तो क्यू नॉट जो रिप्रेजेंट करता है वो इसके इक्विलिब्रियम वैल्यू को, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू और कैपेसिटेंस का जो उसकी कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो जब बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू है। तो डिस्चार्जिंग में आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, वो नीचे इस तरह से कर्व के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।